प्राचीन भारत के अंतर्गत वैदिक सभ्यता को देखा। वैदिक सभ्यता के बाद हम लोगों ने देखा कि उत्तर वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल का डेवलपमेंट होता है। वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता के जैसे ही हम लास्ट चरण में पहुंचेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे महाजनपद की विकास की अवधारणा शुरुआत हो जाती है। महाजनपद, जैसे कि पूर्व में हम लोग जो देख रहे थे वैदिक सभ्यता में जो संस्था हुआ करती थी जन, वैदिक सभ्यता में जो संस्था हुआ करती थी जन, अब वही कई एक सारे जन जो आपस में मिल जाते हैं तो वो जनपद कहलाने लगते हैं। फिर बाद में देखेंगे यही कई एक सारे जो जनपद मिल जाते हैं आपस में तो वो महाजनपद कहलाने लगते हैं। जन का मतलब क्या होता है? जन का मतलब होता है लोगों से, लोग यानी जन, उनको हम कहते हैं। पद का मतलब क्या होता है? पद का मतलब पैर से यानी लोगों का पैर जहां पर पड़ने लगा, लोगों का पैर जहां पर पड़ने लगा वो क्या कहलाने लगा? अब जनपद। यानी ये वो दौर था कि जिस समय यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर जो वैदिक सभ्यता में थे हम लोग एक तरीके से कबीलाई जीवन व्यतीत किया करते थे। कोई अस्थायी जीवन हमारा नहीं था, आज यहाँ रहना है तो कल कहीं और रहना है, उसके बाद कहीं और रहना है। यानी किसी भी स्थान पे हम तभी तक टिकते थे जब तक वहां पर हमारे अनुसार सुख सुविधाएं उपलब्ध होती थी। ये सुख सुविधाएं बेसिकली तौर पर भोजन से रिलेटेड होते थे कि जहाँ पर हमें भोजन वगैरह प्राप्त होते थे। जैसे जैसे ये भोजन की तलाश में और अन्य चीजों के पशुओं की तलाश में हम आगे की ओर बढ़ते चले गए, और उसी संदर्भ में कई एक सारे जब जन मिल जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? जनपद। और जनपद मिलते हैं तो महाजनपद। तो जनपद में हमने देखा कि जन मतलब लोग, अब पद मतलब होता है पैर, यानी जहां पर लोगों के पैर पड़ना शुरुआत हो गए। पैर पड़ने मतलब कि वहीं पर वो रहने लगे, और बाद में यही कई एक सारे मिल जाते हैं तो महाजनपद यानी अधिक संख्या में लोगों का जमघट। जैसे कि और समझे, जनपद मतलब कि ये कुछ ही लोगों का समूह हुआ करता था। वैदिक सभ्यता में जो हमें मिला वो जन क्या होता था कि एक प्रकार से कबीलाई समाज होता था। लोग कबीलाई जीवन में रहते थे और किसी भी स्थान तक वो तभी तक रुकते थे जिस उस स्थान पर जब तक कि उनका भोजन वगैरह की सुविधाएं उनको प्राप्त हो जाती थी। जैसे ही उस क्षेत्रों में भोजन की समाप्ति हो जाती थी तो वो एक स्थान से छोड़ करके दूसरे स्थान की तरफ पलायन कर जाते थे। ये स्वरूप हम लोगों ने देखा था जी वैदिक सभ्यता में। ये जो कहलाए ये कबीला कहलाए। जैसे कि आज पटना में है तो पटना में तभी तक रुकेंगे जब तक यहाँ पे भोजन पानी है। जैसे ही यहाँ पे लगा कि कम हो गया तो पटना से हम गया की तरफ बढ़ जाएंगे, गया से फिर हम आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। इस प्रकार से हमारा स्थान आगे की ओर बढ़ता चला गया था। फिर वही देखे जनपद यानी कि ये जो था जनों का समूह था। जो कुछ जन थे वो जन आपस में मिलने लगे थे। जब कई एक सारे जन जब आपस में मिलने लगे तो वो कहलाया महाजनपद काल। तो ये कहलाया जनपद काल। जनपद काल आने के पीछे जो अवधारणा थी वो अवधारणा ये थी कि लगभग 1000 BC में हम लोगों ने देखा था 1000 BC में हम लोगों ने देखा था कि उत्तर प्रदेश के अतिरंजी खेड़ा से लोहे की खोज हो गई थी। लोहे की खोज आने के कारण अब उस समय के जो समाज था, उस समय की जो राजा हुआ करते थे, उन राजा की शक्तियों में भी वृद्धि होती है। क्योंकि डायरेक्ट रूप से एक लोहा की खोज आ गया था तो लोहा ने मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना शुरुआत कर दिया था। अब विभिन्न लोहे के द्वारा हम अलग अलग प्रकार के हथियार बनाने लगे। ये हथियार हमें युद्ध जिताने में भी सहायक होने लगे। दूसरी तरफ है कि कृषि करने के लिए विभिन्न अलग अलग प्रकार के कृषि उपकरणों के भी विकास में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होने लगी। तो जिसके कारण क्या हुआ कि अब एक हमारे पास देख रहे हैं कि राजा की शक्तियों में तो वृद्धि हो ही रही है। तो राजा की जब शक्तियों में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि राजा अपने साम्राज्य को, अपने क्षेत्र को और अधिक डेवलप करने की कोशिश करेगा। इसी विकसित करने के संदर्भ में ये जन देख रहे हैं कि जनपद में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जितने भी जन थे ये जन आपस में फिर से मिलना शुरुआत हो जाती है। और ये जन जैसे ही आपस में मिला लिया जाता है, जितने भी छोटे छोटे जन थे उन सारे जनों को एक में मिला लिया जाता है। ठीक है। जिससे देखेंगे कि महाजनपद का उदय होता है, महाजनपद आ जाता है। अब ये महाजनपदों में हम लोग देखेंगे तो महाजनपदों की क्योंकि चर्चा जो होती है ये चर्चा हमें मिलती है 2 ग्रंथ है। एक है अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध धर्म का एक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। ठीक है। दूसरा देखेंगे जैन धर्म का भगवती सूत्र। इन्हीं 2 ग्रंथों के माध्यम से हमें इन 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है कि हाँ प्राचीन इतिहास में, भारतीय इतिहास में 16 महाजनपद हुए। इन 16 महाजनपदों की अपनी अलग अलग विशेषता थी। शुरुआती समय में हम लोग जो देख रहे थे इसको फिर से थोड़ा सा समझिएगा कि जैसे कि भारत में जो आर्यों का प्रवेश होता है वो सिंधु नदी घाटी के आसपास के क्षेत्र में होता है।
सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में आते हैं। और मुख्य रूप से ये जो पंजाब का जो क्षेत्र था, इधर अफगानिस्तान वगैरह, अफगानिस्तान से लेकर के वो पंजाब के क्षेत्रों तक विकसित होते हैं। यानी जो इनका आर्यों का विकास स्थल था वो कहीं ना कहीं सिंधु नदी के आसपास था। शुरुआती समय में हम लोग देखे भी कि वो सप्त सिंधु प्रदेशों में आकर के बसते पंजाब के, इसीलिए उसे सप्त सिंधु प्रदेश भी कहा गया। फिर जैसे ही वो जनपद में तब्दील होते हैं, यानी वैदिक सभ्यता से उत्तर वैदिक काल में आते हैं, तो अब इनका जो सिंधु नदी से प्रवेश था आगे बढ़कर के मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे कि गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में इनका डेवलपमेंट होना शुरुआत हो जाता है। तो गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में डेवलपमेंट होना शुरुआत हो जाता है। दूसरी चीज थी कि हम लोगों ने देखा कि लोहे की जो खोज हुई थी वो भी उत्तर प्रदेश के अतिरंजी खेड़ा से हुई थी। तो कहीं ना कहीं अब इस सभ्यता का जो केंद्र बिंदु बनने वाला था वो उत्तर प्रदेश आसपास के ही क्षेत्र बनने वाले थे। तो इन 16 महाजनपदों में देखिएगा कि 16 महाजनपदों की जो सबसे अधिक डेवलपमेंट होते हैं, ये डेवलपमेंट आपको बिहार और उत्तर प्रदेश के ही क्षेत्र में होते हैं। आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि लगभग मान के चलिए कि जो 16 महाजनपद थे, इन 16 महाजनपदों में 11 जो महाजनपद थे वो इन्हीं में अवस्थित थे, बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्यों में ही अवस्थित थे। बाकी के जो देख रहे हैं कि 5 जो थे वो अलग अलग, जैसे कुछ पाकिस्तान में थे, कुछ देख रहे हैं कि आप इधर राजस्थान में थे, मध्य प्रदेश में थे, और एक आपको दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में मिलता है। क्लियर? अब इन सारे 16 महाजनपदों की अब उपयोगिता के संदर्भ में देखें कि उत्तर प्रदेश और बिहार यही इस 16 महाजनपद की केंद्र बिंदु बनता है। इन 16 महाजनपदों को हम एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि पहला अंग, इसके बाद अंग इसकी राजधानी चंपा थी, चंपा इसकी राजधानी थी जो कि वर्तमान भागलपुर और मुंगेर के आसपास अवस्थित था। दूसरा देख रहे हैं मगध, मगध इसकी राजधानी राजगिरी थी। फिर इसकी राजधानी बदलती है, वैशाली भी होती है और फिर पाटलिपुत्र भी इसकी राजधानी होती है। ठीक है, इसकी राजधानी एक आरंभिक राजधानी जिसे गिरिब्रज या राजगीर, उसी को राजगीर को ही पुराना नाम गिरिब्रज है। ठीक है, तीसरा देख रहे हैं काशी, वाराणसी का क्षेत्र जो आज हम लोग देखते हैं आधुनिक बनारस नगर, इसी को अवस्थित है। ठीक है, वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी इलाहाबाद में। ठीक, वज्जी, वज्जी की राजधानी वैशाली विदेह मिथिला था, जो कि देख रहे हैं कि दरभंगा मधुबनी के आसपास का क्षेत्र था। नेक्स्ट कौशल, कौशल इसकी राजधानी जो थी वो श्रावस्ती थी, जो कि अयोध्या का क्षेत्र था। ठीक है, नेक्स्ट अवंती, अवंती इसकी राजधानी जो थी उज्जैन या महिष्मती थी। ठीक है, ये जो देख रहे हैं मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में अवस्थित था। मल, मल इसकी राजधानी जो थी कुशावती, मालवा या देवरिया का जो क्षेत्र था उन क्षेत्रों में ये मालवा के क्षेत्रों में ये आते थे। मध्य प्रदेश मल, यही कुशावती बोलते थे या कुशीनारा, इसकी एक और राजधानी थी पावा। ठीक है, इधर देख रहे हैं पंचाल, पंचाल अहिल छत्र, अहिल छत्र या कामपिल, ठीक है, जो कि अभी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। चेदी, चेदी इसकी राजधानी थी सुक्तामती, ठीक है, जिस बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। कुरु, इंद्रप्रस्थ की राजधानी थी जो कि दिल्ली, मेरठ और हरियाणा का आसपास का क्षेत्र आता था। मत्स्य, मत्स्य इसकी राजधानी विराटनगर, जयपुर राजस्थान में। ठीक है, कंबोज, कंबोज इसकी राजधानी जो थी हाटक या राजौरी या हजारा उत्तर प्रदेश में इसकी राजधानी थी। सूरसेन इसकी मथुरा थी, आधुनिक मथुरा उत्तर प्रदेश में ये अवस्थित था। अस्मक इसकी पोतन और दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पे ये अवस्थित था। ठीक है, नेक्स्ट गंधार, आसपास का तक्षशिला इसकी राजधानी थी पेशावर पर। ये 16 महाजनपद हैं, जो 16 महाजनपद देख रहे हैं। इन 16 महाजनपदों की हम देखेंगे कि अपनी अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके से इसका विकास हुआ। इन सारे के सारे जो हम वहां पर देख रहे थे कि लगभग 16, उसके पहले जो जन थे, ये जन क्या होते हैं कि इन जनों को आपस में मिला लिया था। जनों को आपस में मिलाने के पीछे जो मेन वजह था वह यह वजह था कि इस समय के जो भी राजा होते थे, जैसे ही वो शक्तिशाली होते थे तो उनकी सबसे पहले महत्वाकांक्षा होती थी कि हम अपने साम्राज्य को और अधिक बढ़ाएं। क्योंकि इसके पीछे वजह क्या थी कि राजा के पास, हम जो देख रहे थे वैदिक काल में राजा के पास टैक्स आने का कोई निश्चित स्रोत नहीं था। स्रोत होता भी था तो वो कंप्लीट रूप से स्वेच्छा पर निर्भर करता था कि प्रजा की स्वेच्छा पर आपको जितना बुझाए उतना आप टैक्स दे दो, जो जिस प्रकार से सक्षम, जिसे बलि के नाम से जाना जाता था। जैसे ही उत्तर वैदिक फेज में हम लोग पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक टैक्स सिस्टम जो होता है फिक्स हो जाता है। टैक्स सिस्टम जो कि एक तरीके से कुल आमदनी का 1/16वां भाग टैक्स के तौर पे लिया जाता था। एक तो टैक्स आने लगा राजा के पास फिक्स। दूसरी चीजें है कि उस समय जो हम उत्पादन करते थे वो उत्पादन उतना ही करते थे जिससे हम सिर्फ उतना खा करके पेट भर सके, इससे अधिक हम उत्पादन नहीं किया करते थे। परंतु इस समय क्या हुआ कि अब अधिशेष उत्पादन होने लगा।
यहाँ पर अधिशेष उत्पादन कहने का मतलब है कि हम खा करके उसको बचा भी लेते थे, और बचे हुए जो अब मान लीजिए खा लिया, बहुत अधिक बच गया हमारे पास, हमारी खाने की क्षमता से अधिक है, तो जाहिर सी बात है उन चीजों सामग्री को हम व्यापार में बाजार में सेल करेंगे। तो बाजार में सेल करेंगे तो इससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ एक व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ने लगी, व्यापारिक गतिविधियां बढ़ने लगी। तो अब इन सबका टैक्सेस का राजा के पास कलेक्शन आने लगा, तो राजा के पास धन बढ़ने लगा। तो राजा के पास धन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि अब राजा क्या सोचेगा कि हमारा जो साम्राज्य हो यहाँ तक है, इसको और अधिक बढ़ा देते हैं, और अधिक बढ़ा देते हैं। जितना बड़ा हमारा साम्राज्य होगा उतनी अधिक हमारी लोकप्रियता बढ़ेगी, उतनी अधिक हमारी ख्याति बढ़ेगी। उसी संदर्भ में देखें तो ये प्रतिद्वंदिता पूरे जनों के बीच में चल रही थी। उस समय के जितने जन थे, जनपद थे, उन जनपदों के बीच में चल रही थी, और उसमें से 16 लगभग देखेंगे कि अपनी अपनी अलग अलग स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने में सफल हो पाते हैं, और इन लोगों के द्वारा अपनी अलग अलग एक एक सत्ता व्यवस्था, एक एक महाजनपद की स्थापना की जाती है। खैर बाद में हम लोग ये भी देखेंगे कि ये सारे के सारे महाजनपद टूट जाएंगे, और इन सारे महाजनपदों का एक में विलय कर दिया जाएगा, जिससे साम्राज्य की अवधारणा आएगी, और वहीं से मगध साम्राज्य की शुरुआत होगी। ठीक है, पहला हम लोग देख रहे हैं अवंती। अवंती ये जो देख रहे हैं यही वो क्षेत्र है अवंती। यही वो क्षेत्र है जो देख रहे हैं अवंती। ये जो था क्षेत्र, इसकी पहचान मध्य प्रदेश के आधुनिक मालवा क्षेत्र से की जाती है। अवंती, इसकी दो राजधानियां थी, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। ठीक है, उत्तरी अवंती इसकी राजधानी जो थी उज्जैनी के नाम से जाना जाता था, और दक्षिणी अवंती जो थी इसकी राजधानी महिष्मती के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यहीं के प्रतापी शासक थे चंद्रप्रभुत। आप लोगों ने चंद्रप्रभुत का नाम भी सुना होगा जी, जो कि मुख्य रूप से देखेंगे बिंबिसार के साथ उनका युद्ध होता है एक तरीके से। तो अवंती नरेश चंद्रप्रभुत, ये आप लोगों ने बहुतेरों बार पूछा भी है, बीपीएससी एग्जामिनेशन में पूछा है कि चंद्रप्रभुत कहाँ के राजा थे। ठीक ना, तो एक तरीके से ये अवंती उस समय के शक्तिशाली महाजनपदों में से एक था। ठीक है, एक और देख रहे हैं अश्मक। अश्मक ये जो था पूरे 16 महाजनपद में, इस महाजनपद की अपनी अलग एक खासियत थी कि ये जो था महाजनपद, ये जो दिख रहे हैं कि एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में अवस्थित था। जितने भी आपको महाजनपद मिलेंगे, इन सारे के सारे महाजनपदों में एक चीज आपको कॉमन ये मिलेगा, ये सारे के सारे 15 महाजनपद उत्तर भारत में है। 15 के 15 भारत उत्तर भारत में है, परंतु एकमात्र यही अश्वक है जो कि दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित था। माना जाता था कि यहाँ पर इक्ष्वाकु वंश का शासन था। क्लियर। और अंतिम रूप से देख रहे हैं कि इस अश्वक को अवंती में ही शामिल कर लिया जाता है, क्योंकि आसपास के थे, ये प्रतिद्वंदिता का भी दौर चल रहा था। जो राजा होते थे उनकी महत्वाकांक्षा थी कि हम अपने आसपास के साम्राज्य को अपने तरफ शामिल कर ले, चूंकि महाजनपद से हम देखेंगे कि हम साम्राज्य की तरफ बढ़े, तो अवंती ने ही लास्ट में देखेंगे कि अश्वक को वो अपने में शामिल कर लेती है। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट फिर देख रहे हैं अंग। अंग ये जो कि देख रहे हैं कि बिहार राज्य में अवस्थित एक महत्वपूर्ण नगर था, आप लोगों ने नाम सुना भी होगा अंग का। अंग जिसे आज मुख्य रूप से देखा जाता है, इसके अंतर्गत भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र आता है, जो अंग महाजनपद के नाम से जाना जाता है। महाभारत काल में आपने नाम सुना होगा राजा कर्ण। दानशीलता के मामले में जहां बात आती है तो वहां पर सबसे सर्वोच्च नाम राजा कर्ण का ही आता है। मित्रताओं को निभाने की सूची में अगर सबसे पहला कोई नाम आता है तो यही अंग नरेश कर्ण का ही नाम आता है। तो एक तरीके से ये कर्ण वही अंग प्रदेश के राजा थे जिनकी चर्चा महाभारत में भी की गई है। देखा जाए तो इस अंग जो महाजनपद था, इस अंग महाजनपद को अंतिम रूप से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इसको मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया जाता है। यहाँ के जो शासक थे ब्रह्मदत्त, उनको देख रहे हैं कि मगध के जो शासक थे बिंबिसार, इनके द्वारा पराजित कर दिया जाता है, और पराजित कर करके देख रहे हैं कि वो इसे मगध साम्राज्य में शामिल कर देते हैं, और वहां पर अपने ही पुत्र जो अंग में देख रहे हैं कि उन्हीं के पुत्र से जो अजात शत्रु को वहां का उपराजा नियुक्त कर दिया जाता है बिंबिसार के द्वारा। तो एक तरीके से हम लोग ये भी देख रहे हैं कि अंग का जो क्षेत्र था वो मिल जाता है। अब यहीं पे देखिए सब मिलता जुलता है, अगल बगल का क्षेत्र है। ये आपका क्षेत्र हो गया अंग, ये क्षेत्र हो गया मगध, मिलता जुलता अगल बगल का क्षेत्र है, तो फिर इनका विलय इसमें हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बन रहे कंबोज। कंबोज जो देख रहे हैं, ये कंबोज आपको यहां पर था, ये जो हिस्सा होता था वो कंबोज था।
ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यही हिस्सा कम्बोज का हुआ करता था, जो गंधार कश्मीर के उत्तर में आधुनिक पामीर के पठार में अवस्थित था। ठीक है, ये कम्बोज था। और यहीं पर देखेंगे कि गंधार का जो क्षेत्र हुआ करता था, जो आप लोगों ने महाभारत काल में पढ़ा भी होगा, गंधारी सुना होगा। गंधारी ये इसी गंधार प्रदेश, इसी कम्बोज के गंधार की रहने वाली मुख्य रूप से गंधारी थी, जिनके नाम पर एक तरीके से ये गंधारी क्षेत्र कहलाया। मुख्य रूप से कश्मीर वगैरह का जो क्षेत्र था वहीं पर ये आता था। फिर काशी, 16 महाजनपदों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाजनपद था जिसे काशी के नाम से जाना जाता था। काशी देख रहे हैं, इसकी राजधानी जो थी वो वाराणसी थी। वाराणसी देखा जाए तो ये दो नदियों के संगम पर स्थित था। इसके उत्तर में वरुणा नदी और दक्षिण में देखेंगे अस्सी नदी। तो इसी वरुणा और अस्सी नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा वाराणसी। ठीक है, आज जिसे बाबा विश्वनाथ की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर देखें तो इस नगर की 16 महाजनपदों में एक काफी महत्वपूर्ण महाजनपद था। इसकी जो कनेक्शन है देख रहे हैं, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण की जैसे कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ के जो पिता थे, यहीं के काशी के ही शासक उन्हें बताया गया है। फिर बाद में देखेंगे कि इसे भी अंतिम रूप से कोसल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। शुरुआती समय में देखिएगा तो काशी का क्षेत्र था जो मगध साम्राज्य बिंबिसार को दहेज में मिल गया था। एक तरीके से पहले के समय में क्या होता था, लोग दहेज में एक ही बार पूरा का पूरा नगर ही दे दिया करते थे, तो दे दिया गया था काशी को दहेज में एक तरीके से। तो इसकी भी ऐतिहासिकता अपने आप में महत्वपूर्ण थी। बाद में देखेंगे कि इसी काशी को कोसल जो नरेश थे, कोसल नरेश में मिला लिया जाता है। नेक्स्ट देख रहे कुरु परंपरा के अनुसार यहाँ युधिष्ठिर परिवार, जो आप लोग महाभारत में पढ़ते हो, पांडव जो थे यही कुरु से संबंधित थे। और ये जो आज आप वर्तमान में देख रहे हो दिल्ली हरियाणा का जो क्षेत्र था, उसी के क्षेत्र था। इसकी राजधानी जो हुआ करती थी वो इंद्रप्रस्थ, जैसे कि आज दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ ही था, और वहीं पर इनकी राजधानी हुआ करती थी। इसे कौशल राज्य में मिला लिया गया था। इसे भी बाद में देखेंगे कौशल राज्य में मिला लिया। जैन उत्तराध्ययन सूत्र ग्रंथ में यहाँ के इक्ष्वाकु नाम के राजा का उल्लेख मिला है। जैन साहित्य में कहा गया कि यहाँ के जो राजा थे वो इक्ष्वाकु थे। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट कोसल देखिएगा कि ये भी उत्तर प्रदेश का अवस्थित क्षेत्र था। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये कोसल था, उत्तर प्रदेश का अवस्थित क्षेत्र था। यहीं के शासक जो थे, इसके अंतर्गत अयोध्या, गोंडा, गोरखपुर, बहराइच, ये जो डिस्ट्रिक्ट है आज के समय में, ये डिस्ट्रिक्ट इसी कोसल क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। मुख्य रूप से देखा जाए तो अयोध्या का जो आज क्षेत्र है वो कोसल के अंतर्गत आता था। माना जाता है कि इसी कोसल क्षेत्र के भगवान श्री रामचंद्र जो थे, इसी कोसल क्षेत्र के वो राजा थे। यहाँ के कोसल के सबसे प्रतापी राजा के रूप में चर्चा मिलता है तो प्रसेनजीत की चर्चा मिलती है। प्रसेनजीत जो थे ये महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। क्लियर। फिर गंधार पाकिस्तान के पश्चिमी, अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र और कश्मीर के कुछ भाग था। ठीक है, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये हिस्सा गंधार था। ये वही एक तरीके से देख रहे हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पश्चिमी हिस्सा जो था, कश्मीर के भी कुछ भाग इसमें आते थे। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला जो थी उस समय शुरुआती समय में देखें तो व्यापार और ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु था। ये हम बातें कर रहे हैं आपसे 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बातें कर रहे हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बातें कर रहे हैं, यानी अंदाजा लगाइए कि जब आज ना हम वैश्विक स्तर पर शिक्षा की जब भी बातें आती है तो हमारे मन में, हमारे जहन में ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसे अन्य कई जो विश्वविद्यालयों के नाम माइंड में दौड़ने लगते हैं, यानी उसकी ख्याति, लोकप्रियता आज वैश्विक पटल पर सर्वोच्चता के तौर पे है। तो ऐसी सर्वोच्चता हमने लगभग आज से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी मान के चले तो लगभग मान के चले कि 3000 साल के आसपास पहले ही हमने प्राप्त कर लिया था। ये हमारे यहाँ तक्षशिला जो था ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र बिंदु बना। पूरे वैश्विक स्तर पर देखें तो पूरे विश्व में पहली बार विश्वविद्यालय की स्थापना यही तक्षशिला में की गई थी। वहां पे एक राजा हुआ करते थे, तक्ष के द्वारा ही ये विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, इसीलिए इसे तक्षशिला विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। इस वहीं के प्रमुख आचार्य के तौर पर नाम मिलता है तो आचार्य चाणक्य उसी विश्वविद्यालय से संबंधित थे जहां पर वो शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे। एक तो शिक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था जी, दूसरा कि व्यापारिक दृष्टिकोण से भी इसका अपने आप में बहुत बड़ा महत्व था। व्यापारिक दृष्टिकोण से यहाँ पे चीजें चलती थी। ठीक है, तक्षशिला की खोज देखा जाए तो तक्षशिला विश्वविद्यालय की खोज कनिंघम के द्वारा की गई थी 1871 ईस्वी में। ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय यही वो विश्वविद्यालय था जो चाणक्य से संबंधित था। इसके अतिरिक्त देखें तो जो कनिंघम थे हमारे यहाँ
पुरातात्विकविद थे, उन्हें ही बनाया गया था, विभाग का हेड बनाया गया था पुरातात्विक विभाग का। तो उनके द्वारा तक्षशिला के अतिरिक्त और भी बहुत सारे ऐसे भारत के जो आज ऐतिहासिक चीजें हम देखते हैं, उन ऐतिहासिक चीजों की खोज की गई, वहां से कभी कभी रिलेटेड आपसे भी प्रश्न पूछ दिए जाएंगे। जैसे कि हम देखें अहिछत्र, संगल, विराट, श्रावस्ती, कौशाम्बी, पद्मावती, वैशाली, नालंदा। तक्षशिला की तो खोज किया ही किया था इन्होंने, इसके अतिरिक्त इन सब जगहों की भी खोज देख रहे हैं कनिंघम के द्वारा ही की गई थी। क्लियर। नेक्स्ट देख रहे हैं चेदी। चेदी, चेदी ये जो देख रहे हैं, ये भी आप चेदी देखिए, तो मुख्य रूप से ये जो क्षेत्र था ये चेदी था। ठीक है। अभी 16 महाजनपदों में ये भी एक महत्वपूर्ण महाजनपद था, जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का जो हम क्षेत्र आज देखते हैं वो चेदी के अंतर्गत आता है। इसकी राजधानी जो थी शक्तिमती थी, जो सेठीवती के नाम से भी जानी जाती थी। शक्तिमती इसकी राजधानी थी, जिसे सेठीवती के भी नाम से जाना जाता था। इस नगर का उल्लेख महाभारत में भी किया गया है, महाभारत में भी उल्लेख किया गया है। शिशुपाल, शिशुपाल का आप लोगों ने नाम सुना होगा, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उनको वरदान दिया गया था, बोला गया था कि मैं इनकी लगभग 99 गलतियों को माफ कर दूंगा। जैसे ही उनके द्वारा 100वीं गलती को किया जाता है, भगवान श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र निकाल करके उस शिशुनाग की हत्या कर देते हैं। तो वो शिशुनाग जो थे इसी क्षेत्र चेदी के राजा थे। ठीक है, उनका उल्लेख मिलता है। फिर बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक अलग वंश चेदी वंश ही स्थापित होता है, जिनके द्वारा अपने जिसके प्रमुख राजा के तौर पे नाम आता है, तो खारवेल का नाम आता है। इसी चेदी वंश से एक तरीके से रिलेटेड थे। ये जगह वही था बट वंश अलग था। क्लियर। अब नेक्स्ट फिर हम लोग देख रहे हैं वज्जी। ये जो देख रहे हैं ये बिहार का क्षेत्र था। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये वज्जी का हिस्सा था जी, और ये बिहार में अवस्थित क्षेत्र था। वज्जी का अर्थ ही होता है पशुपालक समुदाय। वैसे जो पशुपालक समुदाय होते थे उन्हें वज्जी कहा जाता था। तो ये हम लोग ऋग्वैदिक काल को छोड़ करके उत्तर वैदिक काल के लास्ट फेज में पहुंचे हुए थे। तो लास्ट फेज में पहुंचे हुए थे तो उस समय तो हम देख रहे थे कि पशुपालन का कितना विशेष महत्व था। तो अब पशुपालन का महत्व और धीरे धीरे बढ़ने लगा था। पशुपालन का महत्व और जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ने लगा, तो जिसके पास जितनी अधिक कोई भी जो कबीला उतना ही अधिक शक्तिशाली माना जाता, जिसके पास जितनी अधिक पशुएं होती थी। तो वज्जी समुदाय के द्वारा ये बड़े पैमाने पर किया जाता था, इसलिए इसका अर्थ ही होता था पशुपालकों का समुदाय, यानी पशुपालकों का समूह, जहाँ पे लोग एक समूह बना करके पशुपालक वगैरह ये सब प्रक्रिया किया करते थे। ठीक है। वज्जी में देखें तो कुल 8 संघ थे। ये 8 संघों का एक समूह था वज्जी, जिसके अंतर्गत देखें वज्जी, लिच्छवी, विदेह, यात्रिक, उम्र, भोग, कौरव और इक्ष्वाक, ये 8 उनके अंतर्गत आते थे। ठीक है। भारत में देखेंगे तो पहली बार जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था हम लोग देखते हैं, उस गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला स्वरूप इसी वज्जी से देखने को मिलता है। पहली बार यहीं पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था के माध्यम से, क्योंकि यहाँ जो अन्य हम महाजनपद देख रहे थे तो ऐसे महाजनपद थे जहाँ गणतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित थी, उसमें से एक वज्जी था। जैसे कि शेष अन्य जो हम देख रहे हैं महाजनपद, वहां के जो राजा होते थे वो एक तरीके से निरंकुश होकर के शासन कार्य किया करते थे। राजा बन गए अपने शक्ति के बदौलत और अपनी शक्तियों के दम पर ही अपनी सत्ता को स्थापित करते थे। परंतु यहाँ पर क्या होता था कि राजा जो होता था कुछ लोगों के समूह होते थे, समूह के माध्यम से होते थे। इससे क्या होता था कि ना राजा की निरंकुशता होने पर अंकुश लगता था। तो ऐसा स्वरूप हमें पहली बार देखने को मिलता है तो इसी वज्जी संघ के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसी में से कुछ फेमस थे, जैसे लिच्छवी काफी फेमस था। यात्रिक कुल आप लोगों ने सुना भी होगा जी, कि जो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी के जो पिताजी थे इसी कुल से संबंधित थे, यात्रिक कुल से ही संबंधित थे। क्लियर। अब नेक्स्ट देख रहे हैं अवंती देखे हम लोग ना, अवंती देखे। ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं वत्स उत्तर प्रदेश के प्रयाग, जिसे इलाहाबाद के आधुनिक इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी जो थी कौशाम्बी थी। कौशाम्बी जो हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही धर्मों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बनता है। यहीं के जो सबसे प्रमुख राजा थे, उन राजा का नाम था उदयन। और कौशाम्बी जो था अपने लिए मुख्य रूप से सूती वस्त्रों के लिए काफी अधिक लोकप्रिय था, कि यहाँ पर सूती वस्त्रों का जो एक तरीके से निर्माण कार्य या सूती वस्त्रों का प्रयोग काफी व्यापारिक दृष्टिकोण से उन्नत रूप में किया जाता था। पौरव वंश का शासन था, उसी पौरव वंश के शासक थे उदयन, और उन्हीं उदयन के द्वारा देखेंगे चंड प्रगोत को पराजित किया जाता है। ये चंड प्रगोत वही थे जो अवंती के नरेश थे। क्लियर।
नेक्स्ट देख रहे हैं पंचाल। पंचाल, पंचाल जो देख रहे हैं ये मुख्य रूप से कहां पर था, किस एरिया में? ये भी उत्तर प्रदेश का ही क्षेत्र था जी, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था पंचाल। और यहाँ पर मुख्य रूप से देखिए तो इसके अंतर्गत मध्य गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र आते थे। ठीक है, ये गंगा नदी द्वारा दो शाखाओं में विभाजित होती थी, जिसे उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल के नाम से जाना जाता था। ये पंचाल जो मुख्य रूप से आप देख रहे हैं रुहेलखंड वगैरह का ही जो क्षेत्र होता था वो वही आता था इसके अंतर्गत। पंचाल, पंचाल जैसे कि यहीं की रहने वाली थी पंचाली, जो द्रौपदी थी यहीं की इसी पंचाल की रहने वाली थी, और इसी पंचाल के रहने के कारण उन्हें पंचाली नाम से जाना गया। क्लियर? फिर नेक्स्ट देख रहे हैं मत्स्य। मत्स्य इसे ये देख रहे हैं मुख्य रूप से वर्तमान मत्स्य का जो क्षेत्र देख रहे हैं यही है मत्स्य का क्षेत्र। ये जो देखिएगा वर्तमान राजस्थान का क्षेत्र था, जिसके अंतर्गत अलवर, भरतपुर तथा जयपुर ये सब क्षेत्र आते थे। ठीक है, जो अलवर है आज का समय का, जयपुर है, भरतपुर, वो इसी पंचाल के इसी मत्स्य के अंतर्गत आते थे। और इसकी राजधानी जो थी वो विराटनगर थी। माना जाता था कि इस विराटनगर की स्थापना वहां के राजा विराट के द्वारा की गई थी, और उन्हीं विराट के नाम पर इसका नाम पड़ा विराटनगर। क्लियर? नेक्स्ट मल। मल जो देख रहे हैं ये कहां पर अवस्थित था, जगह? उत्तर प्रदेश। यही जो था उत्तर प्रदेश में अवस्थित था। उत्तर प्रदेश में देखें तो ये 9 कुलों का एक गण था। एक हम लोगों ने देखा वज्जी, वज्जी 8 गणों का कुल था, और वहीं देख रहे हैं मल जो था 8-9 गणों का ये कुल था। यानी गणतंत्रात्मक व्यवस्था 2 मल में और एक आपको वज्जी में देखने को मिला। ये इसके अंतर्गत देवरिया, गोरखपुर का आसपास का क्षेत्र आता था, जो आज आप गोरखपुर देवरिया के नाम से जानते हो, वहां पर आता था। देखेंगे कि देवरिया का जब हम लोग नाम देखेंगे तो देवरिया का नाम धार्मिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहा है। माना जाता है कि जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे जब आगे बढ़ करके, तो देखिए मत्स्य पुराण में ही पहली बार भगवान विष्णु के 10 अवतार की चर्चा की गई है। 10 अवतार की चर्चा की गई उसी मत्स्य पुराण में कहा गया है कि जब कलयुग अपने घोर प्रकाष्ठा पर होगा और चारों तरफ पाप ही पाप फैल चुका होगा, तो इसी उत्तर प्रदेश के देवरिया नामक स्थान पर भगवान कल की सफेद घोड़े पर सवार होकर के आएंगे और वो सारे के सारे पापियों का संहार करेंगे। ऐसी अवधारणा इसी देवरिया से संबंधित है। ठीक है, इन मलों की 2 शाखाएं थी, एक की राजधानी कुशीनगर थी और दूसरी की जो थी वो पावा थी। मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी गिरिब्रज थी। गिरिब्रज को ही राजगीर के, जिसे आज हम लोग राजगीर के नाम से जानते हैं, उससे गिरिब्रज के भी नाम से जाना जाता था। गिरिब्रज कहने के पीछे जो मुख्य रूप से कारण था कि ये जो जगह था ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ स्थान था। पहाड़ियों से घिरे हुए के कारण प्राकृतिक के द्वारा इसे एक सुरक्षा उपलब्ध करा दिया गया था। जैसे कि नाम को ही देखे गिरिब्रज, गिरी का अर्थ ही होता है पर्वत, व्रज का मतलब एक तरीके से सुरक्षा के दृष्टिकोण से, यानी चारों तरफ से पहाड़ियों ने इस जगह को सुरक्षा प्रदान कर दिया था। और चारों तरफ से जब पहाड़ियां किसी भी क्षेत्र के लिए होंगी तो बाहरी जो शत्रु होंगे उन शत्रुओं के इन क्षेत्रों में आक्रमण कर पाना मुश्किल का कार्य होगा, उतने आसानी तरीके से वो उस क्षेत्र को नहीं जीत पाएंगे। यही कारण रहा कि मगध जो महाजनपद रहा वो साम्राज्य में तब्दील हुआ। हालांकि इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण थे, परंतु उन कारणों में एक सबसे महत्वपूर्ण कारण ये रहा कि ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था। क्लियर? यहाँ के सतपथ ब्राह्मण में इस क्षेत्र के लिए किक्कट कहा गया है। ऋग्वेद में हालांकि देखेंगे तो इस मगध साम्राज्य का स्पष्ट कहीं चर्चा नहीं मिलता है, परंतु कहीं ना कहीं एक किक्कट शब्द वहां भी प्रयोग किया गया है। सतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट रूप से इन क्षेत्रों को किक्कट प्रदेश के नाम से ही जाना गया। ठीक है, इसी मगध साम्राज्य पे उस समय हम लोग देखेंगे कि यहाँ के प्रतापी शुरुआती समय में यहाँ के जो शासक हुए वो बृहद्रथ के द्वारा की गई, इसीलिए उन्हें बृहद्रथ वंश के नाम से जाना जाता है। उन्हीं के पुत्र हुए जरासंघ के द्वारा देख रहे हैं कि बृहद्रथ वंश के एक महत्वपूर्ण शासक होते हैं जरासंघ, जो कि महाभारत काल में आपको मिलते हैं कि जिनकी हत्या भीम के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सहायता से की जाती है। तो वो इसी मगध साम्राज्य से थे। अब कहीं ना कहीं ये मगध साम्राज्य जो था अब ये जो
अब हम देख रहे थे कि एक अलग से मगध साम्राज्य का उदय हो रहा है, ठीक है, और यही मगध साम्राज्य होगा कि जो कि कंप्लीट रूप से जितने भी महाजनपद थे इन सारे के सारे महाजनपदों को एक में शामिल कर लेगा। और एक में जैसे ही शामिल कर लेता है तो अब यहाँ से इन महाजनपदों का कॉन्सेप्ट बदल जाता है, अब ये साम्राज्य के नाम से आने लगते हैं। आखिर क्या कारण रहा कि टोटल महाजनपदों की संख्या 16 थी जी, 16 थी, और इन 16 में एक ही ऐसा होता है जिसको सफलता प्राप्त हो जाती है। तो कोई भी चीजें जो होती है सफल तभी बनती है, उसके पीछे कई सारे कारण कार्य कर रही होती है। एक तो पहला कारण कि वहां का जो राजा होना चाहिए वो राजा योग्य होना चाहिए, योग्यता के बदौलत वो चीजों को ठीक है अपने रणनीतियों के माध्यम से ये चीजें कर दे, ठीक है। तो राजा एक से एक देखेंगे कि योग्य योग्य राजा आने लगे। दूसरी चीज है कि उनके पास संसाधन भी पर्याप्त होने चाहिए। संसाधनों के मामले में देखें तो ये जो क्षेत्र था हम जो देख रहे थे यही बिहार और यूपी का क्षेत्र था, जो क्षेत्र लोहा के उत्पादन से उस समय का एक सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बना। यहाँ पे लोहा प्रचुर मात्रा में मिल गया, तो एक तो लोहा प्रचुर मात्रा मिल गया तो खनिज के दृष्टिकोण से उन्हें जो उस समय का तत्कालिक जो खनिज था वो तुरंत प्राप्त तो होने लगा। ये चीजें देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की तरफ, बिहार के क्षेत्रों की तरफ इनका पलायन ज्यादातर होने लगा, ठीक है। तीसरा चीजें देखें कि इन क्षेत्रों में हाथी जो था इन क्षेत्रों में बहुत मात्रा में पाए जाते थे। तो जंगल थे, जंगलों में हाथी तो निवास करेंगे ही करेंगे, तो हाथी बहुत मात्रा में जब इन क्षेत्रों में पाए जाते थे तो हाथी का प्रयोग करके हम एक तरीके से अपने माल को ढोने के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामग्रियों को ले जाने में उनका प्रयोग किया करने लगे। दूसरी चीज है कि हाथी को सेना में भी शामिल किया जाने लगा। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ के जो राजा थे उन राजा की शौर्य शक्ति में तो वृद्धि होने लगी ना। ऐसे से और भी बहुत तेरे कारण रहे हैं जिन कारणों ने भारत के इतिहास में इन मगध साम्राज्य के उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब इस प्रकार से देखें तो अंतिम रूप से इन सारे के सारे महाजनपदों का विलय हो जाएगा और उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया कि कहीं कोई डाउट है? कोई डाउट है तो बोलिए लोग, नहीं ना? मगध साम्राज्य का पहला वंश किसे माना जाता है? वंश को या बृहद्रथ वंश को माना जाता है। क्या और इंडिया के हिस्ट्री में क्या दे देगा? हर एक दे देगा। बिहार का इतिहास हो चाहे इंडिया का इतिहास हो, बृहद्रथ वंश है तो बृहद्रथ वंश है। हाँ, अंतर क्या है, अंतर को समझने की कोशिश कीजिएगा कि बृहद्रथ वंश के विषय में हमें स्पष्ट तौर पे ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं, उसके विषय में कोई खास चर्चाएं नहीं मिलती। हाँ, जरासंघ वगैरह की चर्चा मिलती है। आज भी आप जाइएगा तो राजगीर वगैरह में जरासंघ का अखाड़ा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कोई गया है राजगीर घूमने? जहाँ कोई नहीं गया आप चल ही जाते हो। ठीक है, नानी घर वही है। ठीक है, जो भी हो, आज भी आप वहां पे देखिएगा तो अखाड़ा है कि यही जरासंघ भगवान श्री कृष्ण के साथ एक नाम जुड़ा हुआ आता है, नाम जिसको बोलते हैं रणछोड़। ये रणछोड़ नाम क्यों जुड़ा? कहीं ना कहीं उसके पीछे यही जरासंघ का ही एक तरीके से कहिए कूटनीति थी। उसको हम लोग देखेंगे मगध साम्राज्य जब स्पेशली हम आपको पढ़ाएंगे कि मगध साम्राज्य कैसा है तो वहां पर हम आपको उन सारे चीजों को जरासंघ से रिलेटेड बताएंगे। क्लियर? और कोई डाउट है तो बोलिए लोग, नहीं ना? 16 महाजनपदों में बिहार में कितना था? 16 महाजनपदों में बिहार में कितने थे? चार। आप उसमें से कौन से जनपद से हो? मगध से हो आप? तो कौन सा था? वज्जी संघ के थे, वज्जी संघ के थे, ठीक है। और कोई अपने अपने क्षेत्र का बताए जो महाजनपद उनके। मैं 3 जगह बता रहा हूं, 3 महाजनपद थे। पहला देख रहे अंग में आ गया भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र। दूसरा हम लोगों ने देख लिया लिच्छवी वैशाली वैशाली वगैरह का क्षेत्र आ गया। तीसरा आपका आ गया मगध, पटना और गया के आसपास का क्षेत्र।